एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी यह सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं तथा डिस्कशन करने का जो हमारा टॉपिक होता है वह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जिसे बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बीएड सत्र 2022-24 के फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा होने वाली है 2023 में, उस पर रिलेटेड मुख्य प्रश्नों का पैटर्न हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारे इस डिस्कशन का जो मुख्य बिंदु है वह है C1 कोर्स कोड C1, जिसे हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से भी जानते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं चलते चलते इसमें कि यह जो हमारा पैटर्न है इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं वह है कि मुख्य प्रश्न जो हैं उसके प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यह जो पेपर है यह 100 नंबर का पेपर है तथा 100 नंबर के इस पेपर में 80 नंबर की आपकी थ्योरी होती है तथा 20 नंबर की आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं तथा सभी यूनिट से अभिप्राय है कि आपके जो यह C1 का पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यह 100 नंबर का पेपर होता है जो कि 5 यूनिट में बांटा गया हुआ है और साथ ही साथ इस 5 यूनिट से आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने प्रयास किया है कि एक यूनिट से 2-3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन लेने के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन का पैटर्न है कि एक यूनिट से या कितने प्रकार के किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो जाते हैं कि सर आपके प्रश्न थोड़े लंबे होते हैं। मैं बार बार आपसे यह समझाने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन लंबे नहीं होते हैं, बल्कि मैं यह बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए। यदि आप क्वेश्चन पूछे जाने के तरीक़ों के समझ जाते हैं तो क्वेश्चन के आंसर करने बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न क्वेश्चन अधिक नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के पैटर्न हैं जिन्हें आप समझने का प्रयास करिए। चलिए इन्हीं सब बातों को बढ़ाते हुए आगे हम बढ़ते हैं कि आपके इस यूनिट 1 से जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ जो हम लोग यूनिट 1 में जो प्रश्न बने हैं उसकी चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल्यावस्था को परिभाषित करें। बाल्यावस्था के अध्ययन का महत्व की विवेचना करें। यह है आपका बाल्यावस्था से जुड़े हुए प्रश्न। इसी से जुड़े हुए और कई प्रश्न बनते हैं जो इस प्रकार हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा दिए जाते समय किन किन बातों का ध्यान दें और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरीके से भी बाल्यावस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कुछ टाइप हैं जो कि बाल्यावस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन करें। क्या है? बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन करें। यह था प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग बात करते हैं। वह जो मेरे अनुसार महत्वपूर्ण है वह आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बालक के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है उसके बारे में वर्णन करना है। बालक के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये थे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह इस प्रकार है कि तीसरा प्रश्न है वह है कि पियाजे के द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें। पियाजे के द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करनी है तथा शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा भी करनी है। अर्थात यह हुआ कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अनुसार विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें तथा उसको शिक्षा क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाएगा, इसीलिए कहा गया है कि शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें। इसी से जुड़ता हुआ एक और प्रश्न है जैसे कि कोल्हन वर्ग ने नैतिक विकास की चर्चा के बारे में अपने क्या सिद्धांत दिए थे उसके बारे में आपको बताना है। कोल्हन वर्ग के नैतिक विकास की चर्चा के बारे में बताना है। यह था यूनिट नंबर 1 से 3 प्रश्न जो कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पर हमने आपको बताया है। अब है यूनिट नंबर 2 से किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में विशेष करके हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में चर्चा किया है। अब यहाँ यूनिट 2 में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह किशोरावस्था। पहला प्रश्न है किशोरावस्था की परिभाषित करें। किशोरावस्था को परिभाषित करें। इसी से जुड़ा है कि किशोरावस्था के प्रमुख मुद्दों और उनके विकास की व्याख्या करनी है। क्या है? किशोरावस्था के प्रमुख मुद्दे या विकास के कौन कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। प्रमुख मुद्दे होंगे या विकास के कौन कौन से हैं पॉइंट्स, उसके ऊपर आपको बोलना है। किशोरावस्था से जुड़ा हुआ इसी तरीके से एक अन्य प्रश्न इस प्रकार बनता है कि किशोरावस्था
के अध्ययन का महत्व की विवेचना करें। किशोरावस्था के अध्ययन का महत्व की विवेचना करें। इसी प्रकार किशोरावस्था से एक और प्रश्न बनता है, वह यह है कि किशोरावस्था को तूफानी काल कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसे आपको समझना है और इसमें शिक्षक किशोर की मदद कैसे करता है उसकी इस तूफानी काल को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था पर आधारित यहाँ 3 प्रश्न बन रहे हैं। इसी प्रकार इससे एक और प्रश्न बनता है कि किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा करें। किशोरावस्था में जिसके ऊपर में हमने पढ़ा है कि तूफानी काल कहा गया है, उसी प्रकार से किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा के बारे में आपको बताना है। तो आपने देखा कि यूनिट 2 से किशोरावस्था से जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अब इसी पर आधारित आगे कुछ और प्रश्न है, वह है नंबर 2 है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक किशोरावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, चर्चा करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक किशोरावस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि यूनिट 2 में हमने 2 ही क्वेश्चन दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस 2 क्वेश्चन से आपको अपने परीक्षा की लगभग सभी प्रश्न पकड़ा जाने चाहिए और आप इसको अच्छे से लिख सकेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिट संख्या 3 पर इससे कुछ जो प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिट संख्या 3 में प्रश्न जो इससे बनता है वह है समाजीकरण पर आधारित। पहला था बाल्यावस्था, दूसरा था किशोरावस्था, तीसरा है समाजीकरण। बच्चे जब समाज में उतर जाते हैं तो उसमें किस तरीके के परिवर्तन होते हैं उस पर चर्चा हो रही है। समाजीकरण की परिभाषित करें। समाजीकरण को परिभाषित करना है। समाजीकरण में परिवार, धर्म, समुदाय एवं विद्यालय शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। क्या कहा गया है? समाजीकरण में परिवार, धर्म, समुदाय एवं विद्यालय या शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर हम लोगों को अपनी व्याख्या करनी है। इसी से जुड़ा हुआ और कुछ प्रश्न है कि बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक नहीं किया जा सकता है। बालक के सामाजिक विकास को उनके विकास से अन्य पक्षों से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसको स्पष्ट करना है। इसी तरीके से और इसे एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा के समाजीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें। शिक्षा के समाजीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करनी है। इस प्रकार से हम लोगों को देखना है। अगला प्रश्न है इसी पर आधारित, वह है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के सामाजिककरण में औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों की व्याख्या करें। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के सामाजिकरण में औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों की व्याख्या करें। इस पर जो है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी पर प्रश्न और है, वह यह है कि शैशवावस्था में से किशोरावस्था तक बालकों में सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले कारक तत्व कौन कौन से हैं, उसका वर्णन करना है। फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग यूनिट नंबर 4 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यूनिट नंबर 4 कहता है कि पहला प्रश्न यह कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या हैं, इसकी विवेचना करें। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या हैं, इसकी विवेचना करना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित और भी तरीके हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित करें तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व का वर्णन करें। व्यक्तिगत भिन्नता को परिभाषित करें तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व का वर्णन करें। इसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता पर और भी कुछ टाइप हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, उनके विभिन्न स्वरूपों को और कारणों का वर्णन करें। रिपीट करता हूँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, उनके विभिन्न स्वरूपों और कारणों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षार्थियों में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षार्थियों में क्या अंतर है। इसी पर आधारित एक और प्रश्न है कि शिक्षार्थी पर घर की भाषा
के प्रभावों की विवेचना करें। शिक्षार्थी पर घर की भाषा पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी विवेचना करें। तीसरा प्रश्न यह है कि बौद्धिक प्रतिभा क्या है। दूसरा प्रश्न है कि बौद्धिक प्रतिभा क्या है, बौद्धिक प्रतिभा को कैसे संबंधित किया जा सकता है। बौद्धिक प्रतिभा क्या है तथा बौद्धिक प्रतिभा को कैसे संबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा यूनिट नंबर 4 पूरा होता है। अब यूनिट नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। यूनिट नंबर 5 कहता है कि अधिगमकर्ताओं के पहचान निर्माण को परिभाषित करें। अधिगमकर्ता के पहचान निर्माण को परिभाषित करें। व्यक्ति एवं समूहों में अस्मिता निर्माण के निर्धारकों की व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूँ, अधिगमकर्ता के पहचान निर्माण को परिभाषित करें। व्यक्ति एवं समूहों में अस्मिता निर्माण के निर्धारकों की व्याख्या करें। इससे दूसरा प्रश्न यह बनता है कि इसी पर आधारित है, दूसरा प्रश्न नहीं है, इसी पर आधारित है। विद्यालय शिक्षार्थियों के पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे, इसका वर्णन करें। विद्यालय शिक्षार्थियों के पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैसे, इसका वर्णन करना है। इसी पर आधारित है प्रश्न संख्या 2। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण अधिगम की क्रिया सीखने की परिस्थिति का निर्माण करती है। शिक्षण अधिगम की क्रिया सीखने की परिस्थिति का निर्माण करती है। शिक्षण अधिगम की क्रिया सीखने की परिस्थिति का निर्माण करती है, इसके बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 3 है, वह कहता है कि बालक के विकास में घर की भूमिका का वर्णन करें। बालक के विकास में घर की भूमिका का वर्णन करें। या दूसरे अर्थों में पूछा जाता है कि बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक नहीं माना जा सकता है, इसको स्पष्ट करें। फिर से रिपीट करता हूँ, बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसको स्पष्ट करना है। तो ये थे हमारे यूनिट 5 के कुल प्रश्न 3। और इस प्रकार मिला करके C1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो आपका पूरा क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने यह प्रश्न दिए हैं वह आपकी परीक्षा में 100% सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा और आप अच्छे अंक के साथ परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब चलते चलते एक ही बात की गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक हमने आपके बीएड के पेपर 1 से C1 से लेकर के C6 तक के सभी प्रश्नों के जो एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ थी उसको हमने आज पूरा किया। अब आगे की सीरीज में आप यदि हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेथड पेपर पर अर्थात पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है उसको शुरुआत करने में जा रहा हूं। अब आपकी शुभकामना तथा आपके सहयोग की अपेक्षा है, तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो सबसे पहले सूचना मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तब तक के लिए हमारे आपका फिर इंतज़ार के साथ अगली सीरीज़ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।